असम के लखीमपुर से माननीय सांसद श्री प्रधान बरुआ संसद में जनता की प्रखर और सशक्त आवाज के रूप में पहचाने जाते हैं। विकास के प्रति उनका समर्पण बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका में वास्तविक परिवर्तन ला रहा है। ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने में उनकी सक्रिय भूमिका अत्यंत सराहनीय है। जनता के विश्वास को अपनी प्रेरणा मानते हुए वे निरंतर लखीमपुर को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति विकास दर्पण से। So we warmly welcome Mr. Pradhan Barua, Honorable Member of Parliament to Vikas Darpan channel as part of a special series, Administration of Viksit Bharat की ओर। To start with the questionnaire, we'll start with the first question. क्या आपके बचपन या युवा अवस्था में कोई ऐसा खास पल आया था जिसने राजनीति की और आपका रुझान बढ़ाया? कोई ऐसा अनुभव जब पहली बार लगा कि आप देश और समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं? जब हम लोग क्लास 10 में पढ़ रहा था तो उसी टाइम पे असम में फॉरेनर्स मूवमेंट शुरू हुआ था। जी। तो उस मूवमेंट में जो कार्यक्रम था तो हम लोग भी पार्टिसिपेट किया। तो उसी से हमारा जो सोशल लाइफ में हमारा एंट्री हुआ और उसका बाद में धीरे धीरे असम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग घुस गया। तो इसी तरफ से हम लोग जो सोशल लाइफ में हम लोग काम किया और हमारा पढ़ाई 85 में ख़त्म हुआ। उसके बाद में असम अकॉर्ड हुआ तो स्टूडेंट लोगों का बीच में से सरकार आया तो उसमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स में हम लोग उसी टाइम से घुस गया। लेकिन 85 में हम लोग डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं आया तो 1990 में हम लोग पहली बार पॉलिटिक्स में। आपके परिवार ने आपको इस राजनीतिक यात्रा को कैसे आकार दिया? इस रास्ते में उनका समर्थन आपके लिए कितना अहम था? मेरा पिताजी प्राइमरी स्कूल का टीचर था जी। तो पिताजी एज ए टीचर और समाज का बीच में काफ़ी पॉपुलर था। तो हम लोग काफ़ी गांव का अंदर में रहने वाला हम लोग था। तो पिताजी उस एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाने से पिताजी का पास आ जाता था। और स्कूल में भी पिताजी का स्कूल हमेशा तो हमारा इलाका का जो भी प्राइमरी लेवल का स्कूल उसी लेवल पे वो स्कूल भी रिजल्ट हमेशा अच्छा करते थे। तो मुझे पिताजी का जो उस जो एरिया का जो प्रभाव था जी। तो वो मुझे पहली बार पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मुझे फायदा हुआ। राजनीति की राह अक्सर कठिन होती है सर। क्या इस दौरान कोई ऐसा व्यक्ति रहा जिसने हमेशा आपका मार्गदर्शन किया, कोई मेंटोर या कोई प्रेरणा स्रोत? हाँ, हम लोग देखिए मैं काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा एक्सपीरियंस हो गया। मैं पहली बार रीजनल पार्टी से मैं एमएलए बना। उसके बाद में मैं कांग्रेस में भी एमएलए बना। उसके बाद में बीजेपी में एमएलए बना। 3 बार कंटिन्यूअसली मैं सांसद बना। तो मेरा हमेशा एक ही नज़र रहता है कि जो पार्टी का अंदर घुस के तो वहाँ काफ़ी लोग हम हमेशा मिलते रहते हैं। तो उसमें हम लोग हमेशा ऑब्जर्वेशन यही रहता है कि उनका लक्ष्य क्या है और जो नीति क्या है और उसका ऊपर में तो कौन कैसा फोकस कर रहा है, कैसे उनको एडवाइस कर रहा है। तो जिसको मुझे अच्छा लगता है तो हमेशा मैं उसी को ही एडॉप्ट कर लेता हूँ। नेतृत्व के साथ कई व्यक्तिगत बलिदान भी देने पड़ते हैं सर। आपको अपनी निजी जिंदगी में कौन कौन से बलिदान देने पड़े और आपने उन्हें अपने करते हुए साथ कैसे सुनिश्चित किया? मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई बलिदान हमारा से हुआ है जी। तो हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जो हमारा सामाजिक जीवन शुरू हुआ तो उसमें अभी कभी कभी मन में ये आता है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई में कुछ कमियां रह गया
कि हम बहुत जल्दी पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि मैं 1990 में पहली बार इलेक्शन लड़ा, किंतु पहली बार मैं हार गया था, तो 1996 में मैं पहली बार जीता अच्छा। एज ए एमएलए। तो उस टाइम में थोड़ा सा उसमें बलिदान जैसा मैं नहीं बोलूँ, क्योंकि उस टाइम में हमारा आजू बाजू में जो गांव का लोग रहता है इतना ज़्यादा एडवाइस भी नहीं कर पाया। तो अभी मुझे किसी का ऊपर में ब्लेम भी नहीं है कि मुझे ये थोड़ा सा रह गया, वो कर लेने से ठीक था, तो लेकिन ये हो गया। So finally you came into the politics. हाँ। हाँ। क्या कभी ऐसा समय आया जब किसी चुनौती या आत्मसंदेह ने आपको रोकने की कोशिश की? उस क्षण आपने खुद को कैसे संभाला? क्या कोई ऐसा अनुभव रहा जिसने नेतृत्व या धैर्य का पाठ सिखाया? सोशल लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहता ही है, जी। और इसका वजह काफ़ी अलग अलग रहता है। जैसे कुछ इलाका में एजुकेशन पिछड़ा रह गया तो उसका भी वजह अलग है, कुछ एरिया में उसका भी वजह अलग होता है। तो लेकिन तो हम लोग इतना ही है कि जो भी हमारा सामने में जो दिखाई दे रहा है कि समस्या है, तो उसको कैसे हल करना है, तो हम लोग हमेशा उसी का ऊपर में फोकस करते रहता है। और ज़्यादातर कुछ हमारा मन में कंफ्यूज होने से एक्सपीरियंस लोगों से हम लोग पूछ भी लेता है, और कभी कभी हमारा जैसे कभी हम लोग का भी गलती भी हो जाता है, तो उसको हम लोग एक्सपीरियंस लेके अगले बार ना हो, तो उसके लिए हमेशा हम लोग फोकस करते हैं। सर, जब कभी लगा कि आगे बढ़ना मुश्किल है, उस समय आपको किस चीज ने प्रेरित किया? तो कभी भी मुझे कुछ मन में कुछ कंफ्यूजन, कुछ दुखी मन जैसा कभी कभी आ जाता है, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उस टाइम में हमेशा हम सोशल वर्क की तरफ हमेशा हम जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो वहाँ जाने से मन को अच्छा लगता है, और इनर पावर भी हमारा थोड़ा सा हमेशा हम इंक्रीज महसूस करते हैं, और दोबारा मुझे प्रेरणा भी मिलता है कि हाँ चलो अभी हम कर सकते हैं। तो आप युवाओं को कैसे अपना ये प्रेरणा देना चाहेंगे सर? मुझे इतना ही कहना है जो युवा को कि जो भी करे उसको परफेक्टली करे। एक काम कोई युवा परफेक्ट कर सकता है तो हर काम कर सकता है, तो जो भी होगा परफेक्ट करने के लिए मैं उनसे निवेदन करूँगा। आप नॉर्थ ईस्ट भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र की ताकत और संभावनाएं देश को आगे ले जाने में कैसे योगदान दे सकती हैं सर? हाँ, हमारा प्रधानमंत्री जी हमेशा अष्टलक्ष्मी नॉर्थ ईस्ट को कहता है, तो सचमुच ये अष्टलक्ष्मी है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया जो हमारा पड़ोसी देश साउथ ईस्ट एशिया, तो नॉर्थ ईस्ट से नज़दीक है, हम लोग बाय रोड भी जा सकते हैं। तो कुछ सेक्टर में अभी आफ्टर मोदी जी तो काफ़ी सुधार हो रहे हैं, तेजी से आगे जा रहा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो हमारा जो संतागवाद का भी काफ़ी समस्या था, काफ़ी चीज़ों पे हमारा क्लियरिटी भी नहीं था कि हमेशा हेजिटेशन, कुछ अलग सा माहौल था। तो अभी धीरे धीरे ये कम होके आ रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि और ज़्यादा दिन हम लोग जैसे एक्सट्रीमिस्ट का प्रॉब्लम जो भी है, और कुछ बात ऐसा है कि जैसे हमारा म्यांमार है आमने सामने में, जो भी है कंबोडिया, लाओस, जो भी है, चाइना, तो उसका हमारा तो अभी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हम उसका ऊपर में भी काम करें तो अच्छा से एक माहौल बन सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हर चीज़ में हमारा नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़े। भारत जैसे जैसे अपनी आज़ादी के 100 वर्ष की ओर बढ़ रहा है, आपका भारत के भविष्य को लेकर क्या सपना है, और उस सपने को साकार करने के लिए आप किस दिशा में काम कर रहे हैं सर? हाँ, एक है कि एजुकेशन हमको तो इंटरनेशनल लेवल पे उसका कंपटीशन में हमको ले जाना ही है जी। और हमारा जो नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 का
तो उसका अभी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। पहले तो हमारा जो एजुकेशन था ये अलग एजुकेशन पॉलिसी था, तो अभी जो हमारा समग्र शिक्षा है उसमें से हमारा जो युवा है, जो स्टूडेंट्स रहेगा, उनका आगे ले जाने का बहुत स्कोप है। और ओवरनाइट हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन ये पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि हमारा फैकल्टी का भी प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम है। तो अभी तेजी से उसको मीटअप करने के लिए हर स्टेट और केंद्रीय सरकार ने भी मदद कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम हो रहा है टुवर्ड्स विकसित भारत, जो 100 वर्ष में हम लोग 2047 में जो हमारा लक्ष्य लेके हम लोग जा रहे हैं, तो उस पर जरूर ये एजुकेशन पॉलिसी एक महत्वपूर्ण भूमिका लेंगे। और पहले हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा फोकस नहीं था, आज हर चीज़ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट साथ में जुड़ा हुआ है। और इसका अलावा जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड ये जो भी है, तो उसका ऊपर में भी काम हो रहा है। हर देश का साथ उसका डिटेल्स में बातचीत हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। जैसे कभी कभी शायद आप लोग को भी मालूम है कि कुछ देश टैरिफ लगा देगा, कुछ ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन हमारा पास भी ऑप्शन है, ठीक है, वो टैरिफ लगाएगा, हम लोग दूसरा हिसाब में भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अभी जो हमारा देश जो पहले जैसा नहीं रहा, तो अभी हमारा हर चीज़ पे हमारा भी पकड़ बन रहा है। और आज का डेट में हर सेक्टर इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ में आ, और इसी का वजह से मुझे 100 साल का जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, जरूर हम लोग काम करेंगे। आपके अनुसार असम में कौन सी केंद्रीय योजनाएं सबसे अधिक प्रभाव डाल रही है सर, और स्थानीय समुदायों के उनके लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? हाँ, तो एक तो मुझे कहना मुश्किल हो जाएगा, फिर भी जैसे NSA हेल्थ सेक्टर, जो समग्र शिक्षा एजुकेशन में, जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी तो अच्छा स्कीम अभी आ रहा है। जैसे विजिलेंस हमारा सीड अभियान है, हर मौसम में खेती होगा ही होगा, पानी ज़्यादा होने से भी होगा, पानी कम होने से भी होगा। और इसका अलावा जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड हो और जो कम पानी यूज हो, तो उस हिसाब से अभी आगे जा रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि अभी जो नया पॉलिसी है, हर जो हमारा बेनिफिशियरी में उसका हिताधिकारी, उनको बैंक लिंकेज मिल रहा है, तो उनका पास कोई पैसा का कमी अभी नहीं है, लेकिन उनको उनका अभी अच्छा से उनको ट्रेन अप करके उसको आगे ले जाना है। तो अभी पैसा एकदम कोई कमी का किसी का पास मतलब ये महसूस नहीं हो रहा है। तो ये अच्छा है जो अभी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी कर रहा है। और पंचायत लेवल में जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर स्कीम तो लोगों का फायदेमंद हो रहा है। और इसका साथ में जो बैंक लिंकेज मिल रहा है, जैसे अभी प्रधानमंत्री किसी PM किसान जिसको मिल रहा है, तो उनको 3 लाख का बैंक लिंकेज भी मिल रहा है। तो पहले जो छोटा खेती कर रहा है उसको बड़ा भी कर सकता है, तो पैसा का किसी का पास कमी नहीं है। साथ में जैसे PM कुसुम, जैसे सोलर सिस्टम में इरिगेशन पॉलिसी लेके जा रहा है, पहले डीजल था, उसका बाद में इलेक्ट्रिक लाया, अभी सोलर में जा रहा है। और भी अभी जो कमान एरिया है जिसमें पूरा पहले से इरिगेशन फैसिलिटी है, उसको अभी और इफिशियंसी बनाने के लिए भी नया नया स्कीम उसमें जोड़ रहा है। तो ये सारा चीज अच्छा लगता है और लोगों का फायदा होगा। आज भी राजनीति में युवाओं की भागीदारी बहुत सीमित है सर, खासकर दूर दराज क्षेत्रों में। आप युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कौन से ठोस और व्यवहारिक कदम का सुझाव देना चाहेंगे सर? जैसे मैं रीजनल पार्टी असम गण परिषद में भी था, मैं कांग्रेस में भी था,
और अभी मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी में एक बार एमएलए, एक बार में सांसद। जी तो मुझे जो अनुभव मिल रहा है, तो बीजेपी अभी जो उनका संगठन संगठन जिस हिसाब से कर रहा है, तो उस हिसाब से शायद आपको मालूम है कि हर साल आप देखिए कितना नया नया एमपी सुन के आ रहा है, हर जगह एमएलए भी नया सुन के आ रहा है, पंचायत में भी नया प्रतिनिधि आ रहा है। इस बार मैंने देखा अपना लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र में, मुझे पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा नया लोग, मतलब पंचायत प्रेसिडेंट, आंचलिक पंचायत प्रेसिडेंट, जिला परिषद का मेंबर, सारा नया लोग आ रहा है। तो ये संभव हो रहा है कि संगठन का वजह से, और संगठन में सबको मौका मिल रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई उस पे दबाव डाल के नहीं, उसको एंट्री नहीं होगा, ये नहीं होगा। मुझे तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरा कहना ये है कि तो हमारा इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा चुने हुए लोग आ रहा है, तो उसमें तो नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से आ रहा है। तो बीजेपी अभी खुला मैदान छोड़ रहा है। तो युवा को मुझे यही आह्वान है कि काम करे, अपना योग्यता को दिखाए, और उसी हिसाब से डेफिनेटली मैं एकदम कंफर्म हूँ तो उनको मिलेगा ही मौका। जिस तरफ से अभी नया पीढ़ी इतना ज़्यादा आ रहा है, हाँ ठीक है, कभी कुछ लोग उम्र का भी आ रहा है, कुछ लोग युवा भी आ रहा है। आपके राजनीतिक सफर का आपका सबसे कठिन निर्णय कौन सा था सर, और उस निर्णय को लेने का साहस आपने कहाँ से पाया? हाँ, मेरा सबसे दिक्कत लगता है यही जो आप पहले सवाल किया, जो नया पीढ़ी को लाना है जी। तो हमारा क्या है, लोकल बॉडी का जो इलेक्शन रहता है, कभी कभी हमारा जो असेंबली का, जैसे हम लोग सांसद हो गया, अभी असेंबली चुनाव का टाइम में डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत लगता है, क्योंकि हर आदमी अपना ही है, लेकिन हमको तो एक ही आदमी सुनना है। एक एक सीट पे 10, 20, 25 इतना लोग मतलब एप्लीकेशन डालता है, तो उनमें से तो मुझे एक ही सुनना है। तो मुझे जब भी लोकल से इलेक्शन होता है गवर्नमेंट के लिए, पंचायत का इलेक्शन या एमएलए का इलेक्शन, उस टाइम में मुझे बहुत दिक्कत लगता है, क्योंकि जो हम लोग परिवार का जैसा संगठन हम लोग चलाता है, उसमें निर्णय लेने के लिए मुझे हमेशा दिक्कत लगता है। और कभी मुझे नाराजी लोग अभी पैदा हुआ, उसी का वजह से कभी कभी नाराजी लोग पैदा हुआ। अदरवाइज मुझे अदर टाइम में मेरा साथ इतना लोग नाराजी नहीं रहते। जब आप सांसद में देश की आवाज हैं, तो आप सफलता को किस रूप से देखते हैं? केवल उपलब्धियों में या लोगों के जीवन में बदलाव के रूप में? एक है कि जो हमारा यहाँ बजट प्रस्तुत होता है, डिपार्टमेंट वाइज होता है, उसका डिलीवरी में जो 100% हम लोग अचीव करते हैं तो अच्छा लगता है। और नया जो हमारा कानून का बिल, कुछ अलग अलग बिल, जैसे शिपिंग बिल आता है, जो भी है, जैसे रिवर लिंकिंग बिल, तो उसमें भी अगर कुछ हम एक कर पाने से अच्छा लगता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि हाँ, एक हो गया कि डिलीवरी ठीक है, और तो कभी हम नहीं रहने से भी कोई अच्छा लोग और भी रहने से भी, और समाज में अवेयरनेस आने से भी वो हो जाएगा। लेकिन एक जो नया कानून, नया पॉलिसी लागू होता है, उसमें अगर जोड़ने से तो बात कुछ अलग होता है। तो उसमें हमारा हमेशा यही नज़र रहता है कि हाँ, उसमें भी मेरा कुछ सहयोग करने से ठीक रहेगा, इसे मन में रहता है। अगर आपको फिर से अपना जीवन जीने का अवसर मिले, तो क्या आप फिर से राजनीति ही चुनेंगे? और अगर चुनेंगे तो क्यों? एक है कि जब हम बचपन में खेल कूद में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है,
तो वो तो हमारा मतलब बचपन तो खत्म हो गया। अभी इस उम्र में तो वो उस तरफ मुझे जाने से भी उसका उम्र साल। फिर भी सोशल लाइफ में मुझे अच्छा लगता है, लोगों का मतलब खुशी रहने से बहुत अच्छा लगता है। तो लोगों का ये खुशीपन देखने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सोशल लाइफ शायद मतलब हमारा मरने तक साथ में जाएगा। तो एक हो गया कि डायरेक्ट पॉलिटिक्स में, संसदीय पॉलिटिक्स में एक उम्र रहता है, तो उसका बाद में तो वो नहीं होता है। लेकिन हमारा जो अभी का जो मन है, तो कुछ बच्चा लोग कोई खेल रहा है, अरे भैया ऐसे नहीं तो ऐसे खेलो, पढ़ाई लिखाई में भी स्कूल जाने से ऐसे नहीं तुम ऐसे करो। जैसे आंगनबाड़ी सेंटर में ठीक है पोषण अभियान चल रहा है, तो लेकिन पोषण अभियान ये तो हम सबको कॉमन खाना दे रहे हैं, लेकिन वही आदमी से सुझाव लो कि सबका हेल्थ चेकअप करो, उसका कौन सा बच्चा का क्या डेफिसिट है, वो पता चलने से उसी हिसाब से अगर हम पोषण अभियान चलाएं तो और ज़्यादा बेहतर। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा मन में हमेशा रहेगा, और ये तो हम लोग चलाते रहेंगे। तो सोशल लाइफ में ही रहना पड़ेगा। अपने आखिरी क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हुए, डिजिटल युग में आप जनता के संवाद से सबसे पहले क्यों आसान होगा? आप अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस तरह उपयोग करते हैं सर? हम जिस सेक्टर से आते हैं अभी भी फुल फ्लेजेड हमारा डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसका ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे टेलीकॉम सर्विस नंबर 1, नंबर 2 बैंक सिस्टम, क्योंकि बैंक छोटा मोटा टाउनशिप में और नीचे जाने वाला नहीं, क्योंकि हमारा पंचायत काफ़ी अंदर था। लेकिन मुझे खुशी हुआ, मोदी जी को मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि पोस्ट पेमेंट जो बैंक आया। तो कुछ दिन पहले मैंने अपना मीटिंग में मैं रिव्यू कर रहा था, तो मैंने पोस्टल डिपार्टमेंट का जो भी वहाँ ऑफिसर था उससे मैं पूछा उस पंचायत में आप पोस्ट पेमेंट बैंक कैसा शुरू कर दिया, तो अच्छा लगा। फिर भी अभी भी जो हमारा टेलीकॉम सर्विस साथ में नहीं जाने से तो वो डीबीडी नहीं हो, दोबारा वही ऑफलाइन सिस्टम में चलते रहेगा। तो अभी हमारा यही कोशिश है कि नेशनलाइज बैंक भले ना जाए, फिर भी हम पोस्ट पेमेंट बैंक हर जगह में हम लोग अभी एलोकेटेड कर दिया। और साथ में ये जो OFC केबल कुछ जगह में नहीं होता है, उसमें टावर लाइन लगा के भी हम लोग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को भी पूरा करके ये जो डिजिटल जो एक नया सिस्टम आया, तो उसको हम कंप्लीट करने के लिए पूरा कोशिश हम कर रहे हैं। उससे फायदा होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। और हमारा आसाम में और काफ़ी चीज़ें हैं जिसका वजह से हम और भी हम लोग मुसीबत हम लोग झेल रहे हैं। जैसे हमारा 2011 का जो सेंसस है, गरीब लोग अमीर में घुस रहा है, अमीर गरीब में घुस रहा है, तो ये परफेक्ट नहीं। तो उस टाइम में इतना जो अवेयरनेस होना था ये उस टाइम में नहीं हुआ। तो अभी 2011 में कोरोना का वजह से, कोविड के वजह से नहीं हुआ, तो शायद अभी जल्दी आने वाला है। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि एक बार परफेक्ट सेंसस हो जाए तो अमीर गरीब किसान मजदूर सबका हमारा जो डाटाबेस हो जाएगा। तो ये भी एक जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 हमारा असम में मुश्किल है जो लैंड रजिस्ट्रेशन, उसको भी हम डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक जगह में आपका परमानेंट एड्रेस भी सही, अदरवाइज कुछ स्कीम आपको वहाँ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, PM किसान, हर चीज में आपका लैंड रजिस्ट्रेशन भी काफी जरूरी है। तो हमारा असम में ये है कि परफेक्ट सेंसस रिपोर्ट हमारा पास नहीं है। दूसरा लैंड रजिस्ट्रेशन का हमारा प्रॉब्लम है। तीसरा हमारा जो क्या है टेलीकॉम का सर्विस का भी, तो वो धीरे धीरे आ रहा है। और बैंक, नेशनलाइज बैंक का तो बहुत दूर की बात है, उनका तो खुद देखेगा उनका लायबिलिटीज क्या है। लेकिन पोस्ट पेमेंट बैंक का वजह से जैसे नॉर्थ ईस्ट में 200 नया देंगे, तो हम अपना सेक्टर में तो हर जगह में जहाँ जहाँ
इंटीरियर प्लेस था तो मैंने लगा दिया उनको। हम लोग अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो पंचायत ऑफिस है उसमें हम बोला थे उसमें आप करिए, थोड़ा सा रिनोवेशन पे हम लोग करें। तो ये सब पूरा हो जाने से डिजिटलाइजेशन और बेनिफिट और अच्छा से मिलेगा और किसी का सही शिकायत नहीं। सर, हम आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, आज के युवाओं, खासकर ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे देश निर्माण में आपकी भूमिका को पहचान सकें और आगे बढ़ सकें? मैं पहले भी आपको बताया कि जो भी काम करे वो परफेक्टली, तो जो भी उनका जीवन में कोई नया शुरू करेगा तो वो पूरा डिटेल्स में सोच के ही काम करे। तो एक आदमी एक चीज में परफेक्ट हो जाने से तो उनको आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है होगा। जैसे अभी हम पॉलिटिक्स में, तो मुझे पॉलिटिक्स में एक है कि मुझे लोगों का भलाई करने के लिए ये अच्छा काम करना है, मुझे ट्रांसपेरेंसी रहना है, मुझे इसमें करप्शन फ्री होना है, मुझे जो हमारा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसको पूरा सख्ती से बनाना है। तो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम 100% हुआ, जैसे एक हम लोग सिस्टमेटिकली हम लोग करते रहता है। जैसे कोई एक युवा अगर खेती करेगा, उसका सीड कहाँ से मिलेगा, उसका मार्केट कहाँ होगा, उसका इरिगेशन में क्या होगा, जब उसका डिजास्टर में उसका खेती खत्म हो जाएगा उसमें उसका कैसे भरपाई करेगा, ये सारा चीज अगर लेके अगर जो बंदा खेती में आगे जाएगा और दूसरा काम में भी वही चीज सोच के वो काम में लगे। तो मुझे इतना ही कहना है, जो भी अगर आप खेलने से मुझे उम्र कितना होना चाहिए, तो 17 इयर्स में मुझे तो स्टेट क्रॉस करना ही है और मुझे 13 साल में एंट्री लेना ही है। तो 13 से 17 में मुझे स्टेट क्रॉस करना है। उसका बाद में मुझे नेशनल का बाद में वो जैसे अमेरिका कहाँ उनको ट्रेनिंग लेना पड़े, जहाँ एक्सपर्ट लोग है, जहाँ सबसे अच्छा है उस सेक्टर में, तो वहाँ उसको जाके उसको दोबारा ट्रेनिंग लेना पड़े। जैसे हमारा इंडियन जो भी एथलीट है वो बाहर जाके तो प्रैक्टिस करते हैं। तो यही चीज उनको मालूम पड़ जाएगा तो उनका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा इतना ही है, जो भी एक चीज सही में उसको पकड़ के सही में इम्प्लीमेंट करना है और बाकी उसका जीवन में जो भी आएगा वो अपने आप करना। सर, आपने विकास दर्पण को अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।